हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये एनटीपीसी का हम लोग ऑनलाइन प्रश्न लेकर आए हुए हैं और ये 15वां सीरीज है। तो चलिए आइए समय को ना व्यतीत करते हुए अपने प्रश्नों को देखते हैं और हम लोग अपनी आगामी परीक्षा रेलवे की आगामी परीक्षाओं के लिए बेहतरीन प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। तो आइए समझते हैं इस प्रश्न के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है, 1 नैनोमीटर क्या है। तो 1 नैनोमीटर जो है ये क्या है, 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर है। ठीक है, तो ये प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर 1 नैनोमीटर क्या है, 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ अलग से फैक्ट। जैसे क्या होता है कि कुछ और मानों को जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो जैसे क्या होता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होगा, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर। ठीक है, एक पारसेक बराबर एक पारसेक बराबर क्या होगा, एक पारसेक बराबर होगा 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, बराबर इसके एक पारसेक बराबर क्या हो सकता है, 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। ठीक है, ये भी होगा। ठीक, अब उसके बाद से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एक न्यूटन बराबर क्या होगा। एक न्यूटन बराबर क्या होगा, तो एक न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन क्या होगा, 10 टू द पावर 5 डाइन होगा। एक अर्ग बराबर एक जूल बराबर, यहाँ पे क्या होगा, एक जूल बराबर होगा 10 टू द पावर 7 अर्ग। ठीक है, अब एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होगा, 10 टू द पावर क्या होगा, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, मीटर। बस समझ में आया। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम लोग जानेंगे। जैसे एक खगोलीय इकाई बराबर एक खगोलीय इकाई बराबर क्या होगा, एक खगोलीय इकाई बराबर क्या होगा, 1.496 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा, 10 टू द पावर ध्यान दीजिएगा 11 मीटर, 10 टू द पावर 11 मीटर। ठीक है, बात समझ में आ गया। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग क्या, जी का मान। ठीक है, जी का मान क्या होगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन केजी। बस समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग कुछ अलग से जो नंबर सिस्टम जो मात्रक पद्धति में जैसे डेका हेक्टो किलो इसका जो मान होता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख लेते हैं, डेका हेक्टो किलो। ठीक है, डेका हेक्टो किलो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डेका हेक्टो किलो और उसके बाद से क्या होगा, मेगा गीगा टेरा। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पीटा होगा। पेटा और उसके बाद से क्या होगा, एक्सन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डेका जो होता है ये 10 टू द पावर 1, हेक्टो क्या होता है 10 टू द पावर 2, किलो क्या होता है 10 टू द पावर 3, मेगा क्या होता है
10 टू द पावर 6, गीगा क्या होता है 10 टू द पावर 9, क्या होता है 10 टू द पावर 9, टेरा क्या होता है 10 टू द पावर 12, पेटा क्या होता है 10 टू द पावर 15, एक्सा क्या होता है 10 टू द पावर 18। बात समझ में आया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे डेका 10 टू द पावर 1, हेक्टो 10 टू पावर 2, किलो 10 टू पावर 3, उसके बाद से मेगा 10 टू पावर 6, गीगा 10 टू द पावर 9, टेरा 10 टू पावर 12, पेटा 10 टू पावर 15, एक्सा 10 टू पावर 18। उसके बाद से कुछ इसके निगेटिव भी पार्ट्स हैं, तो निगेटिव पार्ट्स को भी हम लोग देख लेते हैं कि वो क्या है। ठीक है, डेसी सेंटी, ठीक है, डेसी सेंटी, डेसी सेंटी, डेसी सेंटी, डेसी सेंटी मिली, नैनो, क्या होगा अगला फेम्टो, ठीक है। तो अब इनके पार्ट्स को हम लोग समझते हैं, इसका मान क्या होता है। तो डेसी क्या होगा, तो डेसी होगा हम लोग का 10 टू द पावर -1, क्या होगा 10 टू द पावर -1, सेंटी क्या होगा 10 टू द पावर -2, मिली क्या होगा 10 टू द पावर -3, माइक्रो क्या होगा 10 टू द पावर -6, नैनो क्या होगा 10 टू द पावर -9, पिको क्या होगा 10 टू द पावर -12, फेम्टो क्या होगा 10 टू द पावर -15, एटो क्या होगा 10 टू द पावर -18। समझ में आया? तो ये हमारा क्या होगा, कुछ पार्ट्स है। ठीक है, ये देखिए 10 टू पावर -18, 10 टू पावर -15, 10 टू पावर -12, 10 टू पावर -9। तो देखिए ये प्रश्न आया था 1 नैनोमीटर, तो यहाँ पे 1 नैनो में क्या होगा 10 टू पावर -9, लेकिन ये मीटर जुड़ा हुआ है, तो ये मीटर क्या है, इसका मान दिया हुआ। तो बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हम लोग इस कुछ मात्रकों को समझे, ठीक है, इनके मानों को भी समझे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, ये प्रश्न देखिए कितना बेहतरीन है। ठीक है, कह रहा है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण शब्द आया है, तो त्वरण शब्द में हम लोग इसका मात्रक समझते हैं, क्या होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। जो इसका सूत्र होगा, तो त्वरण ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बटा टी। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग त्वरण का परिभाषा समझ गए। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, त्वरण का जो सूत्र होता है ए इक्वल टू v माइनस यू बटा टी होता है। बात समझ में आ गया? इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये है ध्वनि है। तो ध्वनि है, तो ध्वनि क्या है, ध्वनि है यांत्रिक तरंग। क्या है, ये है यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग। ठीक है, तरंग, ठीक है, यांत्रिक तरंग है। ध्वनि है, तो ध्वनि क्या है, यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग जो है कितने प्रकार, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यांत्रिक तरंग क्या है, यांत्रिक तरंग दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है अनुप्रस्थ, एक होता है अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य। ठीक, अब थोड़ा सा ध्वनि के बारे में समझते हैं, ध्वनि क्या होता है एक माध्यम से। ठीक है, ध्वनि के बारे में समझेंगे कि ध्वनि एक प्रकार का क्या है, कंपन या विक्षोभ है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है। ठीक है, जो किसी ठीक है, जो किसी ठोस, गैस, द्रव आदि में गमन संचारित होती है। ठीक है, क्या होती है, संचारित होती है। बस समझ में आ गया। ध्वनि क्या है, ध्वनि एक प्रकार की क्या है, कंपन या विक्षोभ है, जो किसी ठोस, द्रव, गैस में संचारित होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब वास्तव में देखा जाए तो ध्वनि क्या है कि जो ध्वनि है ये मूल रूप से यांत्रिक ऊर्जा का ही पार्ट है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा का ही पार्ट है, क्योंकि जो यांत्रिक ऊर्जा होता है इसको संचारित होने के लिए, चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। जो यांत्रिक तरंगें होती हैं इनको माध्यम की आवश्यकता
होती है। ठीक है, यांत्रिक तरंग में क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंग कितने प्रकार की, दो प्रकार की, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, तो इस प्रश्न में इतना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य, तो देखिए अगर कोई भी इकर है, यदि कोई वस्तु, ठीक है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे घुमाई जाएगी, वृत्ताकार मतलब गोला। ठीक है, तो देखिए वृत्ताकार पथ पे अगर कोई भी वस्तु घुमाया जाए, ठीक है, तो उसके हर एक बिंदु पे क्या होगा, हर एक बिंदु पे किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। बात समझ में आया? तो हर एक बिंदु पे किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, शून्य। क्या हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा, शून्य होगा, शून्य होगा। बात समझ में आया? तो यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे घुमाया जाता है तो उस पे किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं, शून्य होगा। अब थोड़ा सा हम लोग कार्य की परिभाषा को समझते हैं कि क्या होता है। किसी पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य बल विस्थापन का अदिश गुणन होता है। बात समझ में आ गया कि क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। किसी पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य बल व विस्थापन का अदिश गुणन होता है। समझ में आया? तो कार्य क्या होता है, कार्य जो होता है ये क्या होता है, बल व विस्थापन। ठीक है, बल व विस्थापन, बल व विस्थापन। ठीक, ये इसका क्या होता है, अदिश गुणन होता है। बल व विस्थापन का अदिश गुणन होता है, जिसको हम लोग कार्य कहते हैं। अब कार्य का जो सूत्र होता है ये क्या होता है, F इक्वल टू W इक्वल टू होगा ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। F इक्वल टू नहीं, W इक्वल टू क्या होगा, W इक्वल टू F यस। ठीक है, अब देखिए ये W इक्वल टू F यस cos थीटा। ठीक है, ये कार्य का क्या है, सूत्र है। समझ में आया? अब इसका जो मात्रक होता है, ये कार्य का जो मात्रक होता है ये क्या होता है, जूल होता है। ठीक, या इसको न्यूटन मीटर भी बोला जाता है, मीटर भी होता है। तो ये जूल का मात्रक है। बस समझ में आया? एक जूल बराबर क्या होता है, 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। एक जूल बराबर क्या होता है, एक जूल बराबर क्या होता है, 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। देखिए ये जूल जो है एसआई मात्रक होता है, ये क्या कौन सा मात्रक होता है, ये सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होता है। बस समझ में आया? ये एसआई मात्रक होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न। ये ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है, गतिशील जीवाणु कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, नर युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गतिशील जीवाणु कोशिका को। ठीक है, गतिशील जीवाणु कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, नर युग्मक, नर युग्मक, नर युग्मक बोला जाता है। गतिशील जीवाणु कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, नर युग्मक बोलते हैं। बात समझ में आ गया? अगले प्रश्न, पौधे में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो पौधों में बौनापन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा नियंत्रित किया, जिब्रेलिन्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? जिब्रेलिन्स जो होता है इसके वजह से हम पौधे में बौनापन को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, बौनेपन का नियंत्रण क्या करते हैं, मतलब बौनापन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, जिब्रेलिन हार्मोन के कारण होता है। किसके द्वारा होता है, जिब्रेलिन हार्मोन। ठीक है, किसके द्वारा, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स के द्वारा, जिब्रेलिन्स के द्वारा किया जाता है। बात समझ में आया? ये जो जिब्रेलिन्स है ये क्या है, ये पादप हार्मोन है। क्या है, पादप हार्मोन है, ये पादप हार्मोन है। जो जिब्रेलिन्स है ये क्या है, पादप हार्मोन है। ये क्या करता है, बौने पौधों को लंबा करता है। ये क्या करता है, बौने पौधों को क्या करता है, बौने पौधों को लंबा करता है, लंबा करता है। बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
जिब्रेलिन्स पादप हार्मोन है, ये बौने पौधों को लंबा करता है। ये कवक से निकाला जाता है। जिब्रेलिन्स जो होता है ये कहां से प्राप्त होता है? कवक से। कवक से निकाले जाते हैं, कवक से निकाले जाते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? ये कवक से निकाले जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये समझ लीजिएगा कि जो जिब्रेलिन्स है इसका खोज जो है, इसका खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कुरोसावा के द्वारा किया गया था। हाँ, तो ये जो जिब्रेलिन्स है इसको जापानी वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था। तो उस वैज्ञानिक नाम, उस जापानी वैज्ञानिक का क्या नाम था? कुरोसावा, जिन्होंने कब खोजा था? 1926 में। कुरोसावा वैज्ञानिक के द्वारा कब खोजा गया था? 1926 में इसका खोज किया गया था, जिब्रेलिन्स का। समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, ये देखिए क्या है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में है क्या? उभयधर्मी। क्या है? उभयधर्मी। इसको हम लोग एम्फोटेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। ठीक है। अब कुछ हम लोग उभयधर्मी धातु को समझते हैं। जैसे क्या है? हाँ, तो ये क्या है हमारे? उभयधर्मी एम्फोटेरिक। ठीक है। उसके बाद ये क्या है? ये हमारा है Al2O3। ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, उसके बाद से जिंक ऑक्साइड और उसके बाद से लेड ऑक्साइड। ये तीनों के तीनों हमारे क्या हैं? उभयधर्मी धातु या एम्फोटेरिक धातु हैं। ठीक है, ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक और उभयधर्मी, जो कि ये ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। बात समझ में आ गया? हम लोग थोड़ा सा चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? ये देखिए क्या कह रहा है अगला। हाँ, देखिए ये अगला प्रश्न है। ये जो प्रश्न है ये तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो फास्फोरस में चार परमाणु हैं। ठीक है, चार परमाणुकता है। क्या है? चार परमाणुकता है। ठीक है, फास्फोरस में कितने परमाणुकता है? तो चार परमाणुकता है, जिसका जो सूत्र है P4। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? P4। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो P4। इसको हम लोग क्या कहेंगे? बहुपरमाणविक में ये आएगा। किसमें आएगा? बहुपरमाणविक में आएगा। ठीक है, इसको हम लोग टेट्रा क्या बोलेंगे? टेट्रा एटॉमिक बोलेंगे। ठीक है, ये टेट्रा एटॉमिक में आएगा। ठीक है, चतुर्थ परमाणविक में आएगा। ठीक है, चतुर्थ परमाणविक। ठीक है, चतुर्थ परमाणविक के अंतर्गत आएगा। और इस यहाँ पे जो परमाणुता जो है, परमाणुकता है ये। ठीक है, तो परमाणुकता को थोड़ा समझते हैं कि परमाणुकता होता क्या है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि किसी तत्व के एक अणु में मौजूद या उपस्थित परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं? उस तत्व का परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। किसी तत्व के एक अणु में मौजूद या उपस्थित परमाणु की संख्या को उस तत्व का परमाणुकता कहते हैं। बात समझ में आ गया? जैसे हम लोग कुछ समझते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के माध्यम से, जैसे ये सोडियम लिखा हुआ है, सोडियम। ठीक है, उसके बाद से पोटेशियम। ठीक है, कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद से ये एल्युमिनियम नहीं। ठीक है, हाँ, अरे अभी बताते हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो धातु हैं, ठीक है, ये क्या है? ये एकल है। क्या है? ये परमाणुकता जो है, इसमें परमाणुकता क्या है? एक है। क्या है? परमाणुकता इसमें एक है। सोडियम अकेला, पोटेशियम अकेला, कैल्शियम अकेला, इसमें परमाणुकता क्या है? एक है। समझ में आया?
जैसे यहाँ पे देखिए ये Cl2, ठीक है, Br2, ठीक है, I2, ठीक है, O2, ठीक है, ये H2, ठीक। तो इसमें परमाणुकता क्या है, परमाणुकता क्या है इसमें, देखिए 2। इसमें क्या है कि एक तत्व के मतलब एक ही तत्व जिनके 2 परमाणु हैं, तो इसमें कितनी परमाणुकता हो जाएगी, 2 परमाणुकता हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये O3, तो इसमें परमाणुकता क्या होगी, परमाणुकता क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बस समझ में आया। यहाँ पे P4, ठीक है, तो इसमें परमाणुकता क्या हो जाएगी, परमाणुकता क्या हो जाएगी, 4, ठीक है। तो ये परमाणुकता इसमें कितनी, 4। ये देखिए परमाणुकता 3, ये देखिए परमाणुकता 2। ये देखिए कुछ तत्व जो अकेले तत्व हैं उनकी परमाणुकता 1 है। जो एक से मतलब एक ही तत्व जिनके 2 परमाणु हों वो क्या होगा, द्विपरमाणु, ठीक है, द्विपरमाणु। जिसमें एक ही तत्व के 3 परमाणु हों, ठीक, वो त्रिपरमाणु, ठीक, एक ही। अभी यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे 4 परमाणुकता है, समझ में आ गया। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। ये देखिए अंडाशय से कोश में किसके माध्यम से लाया जाता है। तो जो अंडा होता है अंडाशय में किसके माध्यम से लाया जाता है, तो बीड वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। किसके माध्यम से लाया जाता है, बीड वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। समझ में आ गया, बीड वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। बीड वाहिनी के माध्यम से क्या किया जाता है, बीड वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। समझ में आया। तो जो अंडा होता है अंडाशय से कोख में ले जाने का कार्य कौन करता है, तो बीड वाहिनी काम करता है। बात समझ में आ गया। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।